बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिस्ट पिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बच्चों के डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिप्रेशन की अलामात, उनकी वजूहात और उनके इलाज के बारे में बात करेंगे। DSM-5 में बच्चों के डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं दी गई, इसलिए हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को देखेंगे कि कैसे हम बच्चों में डिप्रेशन के सिम्टम्स पहचान सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ डायग्नोसिस मत कीजिए। अगर आपको अपने बच्चों के अंदर ये साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। मंदरजा झैल सिम्टम्स जो आगे बयान किए जाएंगे उनमें से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स क्लाइंट के अंदर मुसलसल 2 हफ्ते के दौरानिया में मौजूद होने चाहिए और ये सिम्टम्स उसकी प्रीवियस फंक्शनिंग में चेंज कर रहे हों। इसके अलावा डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयर में से एक सिम्टम लाजमी मौजूद होना चाहिए। नंबर 1, डिप्रेस्ड मूड। बच्चे का मूड डिप्रेस या चिड़चिड़ा होता है। इसके अलावा वो बच्चे जिनकी कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इमेच्योर होती है वो अपना इनर मूड स्टेट अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते। उन बच्चों के अंदर फिजिकल कंप्लेंट्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा सैड फेशियल एक्सप्रेशंस देखने में आते हैं। इसके अलावा पुअर आई कांटेक्ट देखने में आता है। इसके अलावा अपना वो इरिटेटेड मूड एक्टिंग आउट की सूरत में बयान करते हैं, जैसे कि क्लासरूम या किसी भी जगह को छोड़कर चले जाना, फिज़िकल तौर पर एग्रेशन शो करना, वर्बल एग्रेशन शो करना या सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करना, प्रॉपर्टी को डैमेज करना वगैरह शामिल हैं। सिम्टम नंबर 2, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयर एंड एक्टिविटीज़। बच्चों का इंटरेस्ट तमाम एक्टिविटीज़ जैसे कि गेम्स और अपने साथियों के साथ बहुत कम हो जाता है, यानी वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते और जो उनके पहले फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ना तो खेलते हैं और ना ही एंजॉय करते दिखाई देते हैं। साइन नंबर 3, बच्चों का वज़न या तो अपने उम्र के बच्चों की निस्बत कम होता है या बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है। बच्चों को भूख आमतौर पर कम लगती है और डिप्रेशन वाले बच्चे या तो अंडरवेट हो जाते हैं या उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाते हैं। साइन नंबर 4, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। या तो उन्हें नींद बहुत कम आती है या वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। साइन नंबर 5, साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन नियरली एवरी डे। बड़ों में अगर हम साइकोमोटर एजिटेशन देखें तो या तो वो अपने पाँव को जो है वो टैप करते दिखाई देते हैं या बहुत ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देते हैं, या फिर रिटार्डेशन यानी बिल्कुल भी सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम बच्चों के अंदर देखते हैं तो बच्चों का बिहेवियर जो है वो सम टाइम हाइपर एक्टिव हो जाता है और इसके अलावा सम टाइम बच्चे बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहे होते और एक जगह अलग थलग होकर बैठ जाते हैं। साइन नंबर 6, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी नियरली एवरी डे। बच्चों के अंदर देखने में आता है कि बच्चे अपने तमाम साथियों के साथ इंगेज नहीं होते, उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अलावा बच्चों के अंदर देखा जाता है कि वो स्कूल से बहुत ज़्यादा छुट्टियां करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं और अलग थलग रहते हैं और उदास रहते हैं। एनर्जी का लेवल डाउन रहता है। 7, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट। बच्चों के मुंह से आमतौर पर ऐसे अल्फाज सुनने में आते हैं, आई एम स्टूपिड, आई एम अ लूज़र, यानी वो अपने आप को वर्थलेस समझते हैं। डिल्यूशनल गिल्ट आमतौर पर बच्चों के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। साइन नंबर 8, बच्चों की कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जिसके अंदर उनकी बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ और स्कूल परफॉर्मेंस के अंदर डिफ़िकल्टीज़ देखने में नज़र आती हैं। अब हम डिप्रेशन की वजूहात के बारे में जान लेते हैं। डिप्रेशन की पहली वजूहात में फ़िज़िकल और जेनेटिक थिंग्स शामिल हैं।
इसलिए इसका फैमिली हिस्ट्री के साथ भी गहरा ताल्लुक है। सेकंड कॉज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिनमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज, एक्सेसिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेसिव सेंसिटिविटी, लो सेल्फ एस्टीम वगैरह शामिल हैं। थर्ड फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिसमें वॉर एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, रेप, इंजरी, क्रॉनिक इलनेस, फैमिली प्रॉब्लम्स लाइक डाइवोर्स वगैरह शामिल हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी एक बहुत अच्छा तरीका है। एक्टिव लिसनिंग, एडवाइस एंड इंकरेजमेंट, फैमिली थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ को एग्जिस्टिंग कंडीशन भी फ़ायदेमंद होता है। हम क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए हम साइकोथेरेपी को प्रेफर करते हैं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके नाम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT बच्चे को मदद करती है कि वो ये जान सके कि उसकी सोच, उसकी फीलिंग और उसके बिहेवियर्स किस तरह से कनेक्टेड हैं। इसके अंदर बच्चे को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को कूप कर सकता है और एक हेल्दी थॉट के अंदर चेंज कर सकता है। सेकंड थेरेपी जो इस्तेमाल की जाती है वो डायलेक्चुअल बिहेवियरल थेरेपी है, जिसे हम DBT कहते हैं, जिसमें बच्चे को इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल करना और मैनेज करना सिखाया जाता है। थर्ड, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी एंड फोर्थ, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी भी हेल्पफुल है। इसके अलावा साइको एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक थेरेप्यूटिक सेशंस का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट और पेरेंटल कोऑपरेशन का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अब मैं यहाँ एक छोटी सी पोइट्री उन तमाम बच्चों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो डिप्रेशन का शिकार हैं। Here to the kids who cry each night, who force a smile and tend to lie. Here to the kids who are lost in the dark, who have fragile souls and broken hearts. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में तफसील से बात करेंगे, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी बात करेंगे और उन्हें लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।